कलंक एपिसोड 49। मेरा पति देवता है। आकाश के मन में बस यही चल रहा था कि आखिर क्यों मल्लिका ने ये सब किया, वो भी आज के दिन, और वो भी संजय के साथ। वो सच्चाई से अभी कोसों दूर था, और संजय के नकाब चढ़े चेहरे से भी। वहीं दूसरी तरफ संजय इन सब बातों से बहुत खुश था कि मल्लिका खुद ही अपनी ही बातों में फंस चुकी थी। वो वहां से खाने वाली जगह की तरफ चला गया था। जब वो वहां पहुंचा तो कुछ लोग उसके पास आ गए। एक आदमी ने उसे देखते हुए कहा, सर ये आज जो इवेंट में मल्लिका जी ने कहा, क्या वो? इतना कहकर वो अचानक चुप हो गया। उसकी बात का जवाब देते हुए संजय उससे बोला, अरे क्या शर्मा जी, आप भी किस लड़की की बातों में आ रहे हैं? अरे ये धंधे वाली है शर्मा जी, ये किसी की सगी नहीं होती है। आज मुझे ही देख लो। अरे मेरे एनजीओ ने उसके लिए क्या नहीं किया, पर उसने क्या किया? लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करने का एक मौका नहीं छोड़ा। हमने तो ये सोचकर इनकी हेल्प की थी ना कि चलो समाज को इनके लिए एक नई सोच देंगे, पर देखा ना आप सब लोगों ने, इतने लोगों के बीच इस लड़की ने कैसे मुझ पर उंगली उठा दी, जबकि मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं। तभी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए वहीं खड़ा दूसरा आदमी बोला, पर वो लड़की इतने कॉन्फिडेंस से सबके सामने सब कह रही थी। कुछ तो बात होगी ना संजय जी, आखिर वो लड़की आपके बारे में बिना आपको देखे बिना जाने क्यों बोलेगी? और जब जब वो बोल रही थी उसकी नजर आप पर ही तो थी। उस आदमी की बात सुन संजय गुस्से में आ गया था, पर फिर उसने किसी तरह खुद को शांत रखते हुए उस दूसरे आदमी से कहा, अरे उसका तो काम ही बदनामी वाला है, वो खुद तो बदनाम है ही, दूसरों को भी बदनाम ही करेगी ना। अरे हम शरीफ लोग क्या जाने इन धंधा वालियों को कि ये कैसी होती है। मैंने इस लड़की के लिए इतना कुछ किया और आज इसने मुझे ही बदनाम कर दिया, पर इसके बदनाम करने से मैं बदनाम नहीं हो सकता। आज संजय मल्लिका के खिलाफ दूसरे लोगों को जितना भी भड़का सकता था उसने उन्हें भड़काया, और वहाँ खड़े लोग उसकी बातों से कन्विंस भी हो गए थे। जब उसने सबको अपनी बातों में आते हुए देखा तो वो भी आराम से वहाँ से चला गया, क्योंकि वो तो वहाँ आया ही इसलिए था। वहीं इवेंट हॉल के बाहर प्रज्ञा और मल्लिका एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। प्रज्ञा ने उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा मारा था। ये देख संस्कृति हैरान हो गई थी। उसने सोचा था कि इतने सालों बाद मिली उसकी बहन उसे गले से लगाएगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। उसकी बहन तो उससे और ज्यादा गुस्सा थी। संस्कृति ने सर उठा के देखा तो प्रज्ञा गुस्से में उसे ही देख रही थी। उसे देख उसने बहुत तेज चिल्लाते हुए उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को इतने सारे लोगों के सामने बदनाम करने की? उनके लिए ऐसे शब्द निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम तो पहले से ही हमें समाज में गिरा चुकी थी, अब क्या मेरे पति को भी गिराना चाहती हो? उसकी बात सुन संस्कृति हैरान थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसका संजय से डिवोर्स हो गया, पर यहाँ तो प्रज्ञा अभी भी उस घटिया इंसान को अपना पति बोल रही थी। उसने हैरानी में ही उससे पूछा, लेकिन तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका था ना, फिर तुम इस घटिया इंसान के साथ क्या कर रही हो? उसकी ये बात सुन वो गुस्से में बोली, खबरदार जो उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। हमारा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं था, वो तो तुम्हारा ही प्लान था कि हमारा डिवोर्स हो जाए। तुमने उन्हें ब्लैकमेल किया था ना कि वो मुझसे तलाक ले ले। प्रज्ञा के मुंह से ये सब सुन संस्कृति शॉक थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, मतलब उस घटिया इंसान ने पूरी तरह से मेरी दीदी को मुझसे छीन लिया है। मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं, अब तो मैं उसे सबके सामने लाकर ही रहूंगी। उसका ये चेहरा जो सिर्फ मैंने देखा है वो सब देखेंगे। वहीं सूरज अपने घर पहुंच गया था। उसने गेट खोला और अंदर चला गया। वो भी संस्कृति की संजय की बेइज्जती करने की वजह से बहुत गुस्से में था। उसने अपना कोट निकालकर गुस्से में फेंक दिया, जो जाकर बिस्तर पर गिर गया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए जोर से चिल्ला दिया और अपना सर पकड़कर वहीं फर्श पे बैठ गया। क्यों संस्कृति, क्यों क्यों किया तुमने ये? मैंने तुम्हारे और अपने लिए क्या क्या नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि तुम बाकी सेक्स वर्कर्स लड़कियों से अलग हो, तुम एक सही और मजबूर लड़की हो, पर तुमने आज जो किया वो देख मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मैंने सोचा था कि तुमने भी मेरी माँ की तरह मजबूरी में ये रास्ता चुना होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी माँ की तरह नहीं थी। मैंने तुम्हें क्या समझा था और क्या निकली तुम संस्कृति। तुम मेरा प्यार नहीं हो सकती। मैं तुम जैसी लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता। नहीं लाना चाहता मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में। ये बोल वो जोर जोर से रोने लगा। कोठे पर शबनम मल्लिका के आने का इंतजार कर रही थी। बार बार उसकी नजर दरवाजे पर ही लगी थी। उसे ऐसे दरवाजे की तरफ देखते ही संध्या उससे बोली, क्या हुआ सबो दीदी, कुछ बात है क्या जो आप बार बार इस तरह दरवाजे की तरफ देख रही हैं? संध्या की बात सुन वो उससे बोली, अरे हम अपनी जान का इंतजार कर रहे हैं। आज वो उस समारोह में गई है जो हम सब लोगों के लिए उसने उस घन चक्कर के साथ मिलकर बनाया है। इस पर संध्या ने खुश होते हुए कहा, अच्छा तो मल्लिका दीदी आज वहाँ गई है? वो तो बहुत बड़ा इवेंट होगा ना दीदी, वहाँ मल्लिका दीदी बड़े बड़े लोगों से मिल रही होगी। और नहीं तो क्या, आज मल्लिका बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलेगी, उसे बहुत सम्मान दिया जा रहा होगा। शबनम ऐसे बोल रही थी जैसे उसे ही वो सम्मान मिल रहा हो। ये देख संध्या ने उससे कहा, शब्बो दीदी आप तो ऐसे खुश हो रही है जैसे आप खुद उस इवेंट में गई हो और वो सम्मान आपको मिल रहा हो। ये बोलकर वो हंसती। शबनम ने उसे समझाया, अरे खुश होने वाली बात ही तो है, आज जो मल्लिका ने किया उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। इतने सारे लोगों के सामने जब आप कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक धंधे वाली हो,
मुझे नहीं पता कि मल्लिका और सूरज मिलकर कितना इस काम में सफल हो पाएंगे। बस अगर उनकी मेहनत से अगर हमारे प्रति समाज की जरा सी भी सोच बदलेगी ना, तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ दीदी, आप ठीक कहती है। मल्लिका दीदी ने जो हिम्मत दिखाई है, भगवान करे उन्हें उसमें बहुत सफलता मिले। आज उन्हें वो अवार्ड भी दिया जाएगा ना। शबनम उसकी बात न समझते हुए बोली, क्या बोला तूने, क्या मिलेगा? तब संध्या ने उसे बताया, अरे दीदी, वो पुरस्कार जो सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस पर शबनम सर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ, मिलना तो चाहिए उसे। अब आए तो पता चले ना कि क्या हुआ है वहाँ और क्या नहीं। संध्या ने उससे पूछा, दीदी क्या वो बताकर नहीं गई थी कि कब तक आएगी? शबनम ने फिर एक बार दरवाजे की तरफ ही देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताकर गई, और मैं भी उसे पूछना भूल गई। कोई नहीं, वो आ जाएगी, आप चलिए कुछ खा लें। ये बोल संध्या उठ खड़ी हुई। फिर शबनम भी उसके साथ खाना खाने चली गई। उसे क्या पता था कि मल्लिका के साथ वहाँ क्या हो रहा था। उसे सम्मान नहीं, बल्कि अपनों की ही जिल्लत सहनी पड़ रही थी। प्रज्ञा के मुंह से ये सुन कि उसका और संजय का डिवोर्स नहीं हुआ था, संस्कृति सदमे में थी। उसने उससे कहा, आप आज भी उस इंसान की असलियत से अनजान है दी। काश उस दिन बारिश में पापा का लिखा वो लेटर भीग के कोरा न हुआ होता। काश उसकी स्याही उस बारिश में धुल लग गई होती, तो आज से बहुत पहले ही उस घटिया इंसान की हकीकत आपके सामने होती। ये सुन प्रज्ञा ने उसे हाथ दिखाते हुए चुप रहने का इशारा कर उससे कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझसे ज्यादा मेरे पति को कोई नहीं जान सकता। जिसे तुम घटिया बोल रही हो ना, वो मेरे लिए देवता है, देवता। मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। इस पर संस्कृति ने भी थोड़ी ऊंची आवाज में उससे कहा, आप चाहे उस इंसान के खिलाफ कुछ भी न सुने, पर सच मैं और पापा दोनों ही जानते थे। अपनी गंदी सोच में पापा को बतलाओ। ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की ही चाल थी, उन्हें बदनाम करने की, मेरी गृहस्थी को उजाड़ने की, मेरे पति से डिवोर्स कराने की। पर ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अपने पति से सिर्फ प्यार ही नहीं, उन पर भरोसा भी करती हूँ। इससे पहले कि प्रज्ञा और कुछ बोलती, संस्कृति ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, आप करें उस आदमी पे भरोसा, पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसका असली चेहरा क्या है। इस पर प्रज्ञा उस पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे भी तुम्हारा असली चेहरा दिख गया है। इतने मन से पापा ने तुम्हारा नाम संस्कृति रखा था, पर तुमने तो सारे संस्कारों को ताक पर रखकर उस बदनाम गलियों का रास्ता ले लिया। अरे हमारी ना सही तो कम से कम पापा की इज्जत का ख्याल कर लिया होता तुमने, पर तुमने तो उन्हें आज उनकी मौत के बाद भी इतना बेइज्जत कर दिया। ये सुन संस्कृति गुस्से में उससे बोली, मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की है। पापा को हर सच पता था दीदी, पर वो किसी से कुछ कह नहीं पाए। पर उनकी मौत का जिम्मेदार भी आपका वही देवता पति है, उसी ने मारा है उन्हें। प्रज्ञा उस पर भड़कते हुए बोली, अपनी करने की गलती दूसरों पर मत डालो संस्कृति। तुम संजय जी कैसे हैं मुझे पता है। पापा की मौत की जिम्मेदार और हमें बेघर करने की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। संस्कृति ने उसे सच बताने की कोशिश करते हुए कहा, दीदी आप नहीं जानती, पर आपके पति ने पापा को ब्लैकमेल किया था और इतना प्रेशराइज किया था कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। ये बोलते हुए संस्कृति की आंखों में आंसू आ गए थे, पर प्रज्ञा थी कि उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो उसे सच बताने जा रही थी, पर वो थी कि अपने पति की असलियत को सुनना ही नहीं चाहती थी। उसकी आंखों पर तो संजय के झूठे प्यार की पट्टी बंधी थी, जिससे वो उसकी असलियत को देख ही नहीं पा रही थी। इसी वजह से आज इतने सालों के बाद एक दूसरे से मिलकर भी दोनों बहनें बस लड़ ही रही थी। एक दूसरे से मिलने की खुशी तो जैसे कहीं खो ही गई थी। जिन बहनों में कभी इतना प्यार हुआ करता था, आज वो संजय जैसे इंसान की वजह से एक दूसरे से बस लड़ ही जा रही थी। कलंक एपिसोड 50, अतीत का दर्द। मल्लिका कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। बस एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, आखिर दीदी को हो क्या गया है? आखिर क्यों वो उसकी बात सुनना तक नहीं चाहती? आखिर ऐसा क्या हुआ बीते 5 सालों में जो दीदी के अंदर मेरे लिए नफरत और गुस्सा भर गया? यही सोचते हुए वो प्रज्ञा से बोली, आखिर तुम्हें क्या हो गया है दीदी? क्यों तुम मेरी बात सुनना भी नहीं चाहती? मुझे इन बदनाम गलियों का रास्ता दिखाने वाला तुम्हारा सो कॉल्ड देवता पति ही है। पापा के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुम सबको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने किसी ने भी मेरी बात समझना तो दूर, सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। पर प्रज्ञा ने उसे फिर चुप करा दिया। बस कर संस्कृति, मेरा मतलब मल्लिका। संस्कृति तो तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ सूट ही नहीं करता। चुप हो जाओ, अब मैं एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से अपने पति के खिलाफ नहीं सुनना चाहती। अरे तुम उस आदमी पर उंगली उठा रही हो जिसने पापा के चले जाने के बाद हमें सहारा दिया, वरना तुमने तो हमारी दुनिया उजाड़ने में कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। न जाने किस आदमी के साथ अपना एमएमएस बनवाकर तुम मेरे पति को ब्लैकमेल करती रही। ब्लैकमेल? मल्लिका ने हैरानी से पूछा, तो प्रज्ञा उस पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ ब्लैकमेल। तुम्हें क्या लगा कभी किसी को पता नहीं चलेगा? तुम्हारे फोन से संजय को किए गए सारे मैसेज संजय ने सेव करके रखे थे। उन्होंने मुझे सारी बात समझाई, तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। मेरे मोबाइल से मैसेज? संस्कृति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा मोबाइल तो। मल्लिका की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसने प्रज्ञा की बात को बीच में काटते हुए उसे कहा, दीदी मैं तो अपना मोबाइल वहीं घर पे छोड़ आई थी, मैं अपना मोबाइल साथ में लेकर ही नहीं आई। अब मैं आपकी बात समझ रही हूँ, शायद मेरे मोबाइल का उस आदमी ने गलत इस्तेमाल किया है। उसने घर से मेरा मोबाइल लेकर खुद ही अपने आप को मैसेज किए, ताकि मुझे तुम्हारी नजरों में गलत साबित कर सके। क्या तुमने मेरे फोन से भेजे हुए मैसेज की डेट चेक की थी? अभी संस्कृति बोल ही रही थी कि प्रज्ञा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली,
बस कर संस्कृति। अरे मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी। तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की मेरी बहन हो ही नहीं सकती। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से माधव को क्या कुछ झेलना पड़ा। लोगों ने उस पर पत्थर बरसाए, कॉलेज वालों ने उसे एडमिशन देने से मना कर दिया। उसने तो हमारे लिए मन में ठान लिया था कि पढ़ाई छोड़कर मेहनत का कुछ भी काम करेगा और हम दोनों माँ बेटी पर कोई आंच नहीं आने देगा। ये थे हमारे पिता के संस्कार, जो तुम्हारे अंदर तो लेश मात्र भी नहीं है। और जिस संजय को तुम गालियां देती फिरती हो लोगों के सामने, उसी संजय ने हमारे बुरे वक्त में हमारा हाथ थामा। वो जानता था कि अगर तुम अपने पर आ गई तो उसकी हर जगह पर थू थू होगी, समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी की और उसके परिवार की परवाह की। कितनी मुश्किल से पैसा जुटाकर उसने माधव को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, उसे डॉक्टर की पढ़ाई करवाई। माधव के बारे में सुनते ही संस्कृति के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने खुश होकर प्रज्ञा से कहा, दीदी क्या हमारा माधव डॉक्टर? हमारा? ये बोलते हुए प्रज्ञा के चेहरे पर एक ताने भरी मुस्कान थी। तुम्हारा नहीं मल्लिका, मेरा। तुम्हारे जैसे कोठे की रौनक की किसी से क्या रिश्तेदारी? और भाई, ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता मैडम मल्लिका। प्रज्ञा के कहे हुए शब्द संस्कृति के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन फिर भी उसे प्रज्ञा की बात का कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि प्रज्ञा की आंखों पर संजय ने झूठ की पट्टी बांधी हुई है। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसका भाई अपने साथ साथ अपने पापा के सपनों को पूरा कर चुका है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो क्या माधव, वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही प्रज्ञा ने उससे कहा, हाँ मेरा भाई आज डॉक्टर है, मेरे पापा का सपना पूरा कर चुका है। और जानती हो, अगर आज माधव अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है ना, तो सिर्फ मेरे संजय की वजह से। अगर माँ आज अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रही है तो सिर्फ मेरे इसी पति की वजह से। और तुम ऐसे भले इंसान पर कीचड़ उछालती जा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? संजय का नाम फिर से प्रज्ञा की जुबान पर आते ही संस्कृति की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, जिस दिन तुम्हारी आंखों पर पड़ा ये झूठ का पर्दा उतरेगा ना दीदी, उस दिन तुम्हें मालूम होगा कि तुम अपने ही पिता के कातिल का गुणगान कर रही हो। ये सुन प्रज्ञा ने भी चिल्लाते हुए कहा, झूठ का पर्दा तो हमारी आंखों से उसी दिन उतर गया था जिस दिन पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तुम हमेशा से ही उनकी लाडली रही ना, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि तुम उनकी इज्जत की धज्जियां इस तरह से उड़ाओगी। मुझे इतना अच्छा लड़का मिल गया, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि मुझ जैसी साधारण नैन नक्श वाली लड़की को इतना अच्छा वर कैसे मिल सकता है। मेरी शादी के बाद तुम्हारी यही जलन हमारे घर को बर्बाद कर गई। मेरी जलन? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात के लिए अपनी ही बहन से जलूंगी? हाँ, जली तो तुम थी ही कि जिस आदमी ने तुम्हारी फोटो देखकर शादी की, वो अचानक शादी के बाद मुझसे कैसे प्यार करने लगा। तुम जानबूझकर हमारे घर में रहने आई थी ना। मुझे मालूम है तुमने संजय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कोशिशें की। संस्कृति की शक्ल पर हैरानी देख प्रज्ञा ने उससे कहा, हैरान हो रही हो कि ये सब बातें मुझे कैसे पता? संजय ने एक एक बात मुझे खुद बताई है। वैसे क्या जाने पति पत्नी के रिश्ते में कितनी ताकत होती है। अपनी बहन के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर संस्कृति का दिल टूट गया था, लेकिन प्रज्ञा बिना कुछ सोचे समझे बोलती चली जा रही थी, तुमने तो बहुत कोशिशें की, लेकिन तुम्हारी दाल वहाँ गली नहीं तो तुमने दूसरा पैतरा अपनाया। अपनी बहन का घर तोड़ने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगी? छी 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 छी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। प्रज्ञा गुस्से में भरी हुई अतीत के उन पन्नों को खोलती जा रही थी जिनको संजय ने खुद लिखकर उसे पढ़कर सुनाया था। कितना गुस्सा भर दिया था संजय ने उसकी बहन प्रज्ञा के मन में उसके लिए। मल्लिका चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में भर आया दर्द आंसू बनकर उसके गालों पर लुढ़कने लगा था। अचानक मल्लिका की नजरें संजय से टकरा गई, जो दूर दरवाजे पर खड़ा उन दोनों की सब बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी और मन में खुशी खुशी इस बात की कि उसके झूठ को उसकी पत्नी सच मानकर अपनी ही बहन को आड़े हाथ ले रही थी। संजय के चेहरे की मुस्कान जैसे उसके कलेजे को चीर रही थी। इधर संजय खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि मल्लिका अपने ही शब्दों के जाल में फंस चुकी थी। कोई भी उसे सही मानने को तैयार नहीं था। संजय से नजरें मिलते ही उसने अपनी बहन की तरफ देखा, जो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार भी नहीं थी। फिर से उसकी नजरें संजय की ओर गई। उसके चेहरे की हंसी बरकरार थी, मानो वो कह रहा हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बहन तुम्हें सही कभी नहीं मानेगी। तुम कभी अपनी बहन को कन्विंस नहीं कर पाओगी। मेरी हर चाल तुम पर भारी पड़ेगी। मल्लिका ने अपने गालों पर चले आए उन आंसुओं को पोंछा और सीधा दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। दरवाजे से बाहर निकलते हुए संजय की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो हॉल से बड़बड़ा रहा था, वैश्याओं के समाज में कभी इज्जत नहीं होती। हमारी दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं। चाहे जितना भी जतन कर लो, तुम्हारी बहन वही कहेगी, वही करेगी जो मैं चाहूंगा। मल्लिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक बार पलटकर अपनी बहन की तरफ देखा और फिर चुपचाप वहां से बाहर की ओर चली गई। उसके जाते ही जैसे संजय ने गिरगिट की तरह रंग बदला। उसके कदम प्रज्ञा की तरफ बढ़ गए। अरे प्रज्ञा, तुम नाराज क्यों होती हो? चाहे संस्कृति मुझे जितना भी गलत समझे, मेरे साथ जितना मर्जी बुरा करे, लेकिन मैं हमेशा उसका अच्छा ही चाहता हूँ। अगर वो इस दलदल से बाहर निकालना चाहती है तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये सुन प्रज्ञा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं संजय। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, लेकिन इस लड़की के लिए तुम कुछ नहीं करोगे। मुझे ये सोचकर भी शर्म आती है कि ये मेरी बहन है
अकेले में तुम्हें ब्लैकमेल करना, हमारे सामने तुम्हें बदनाम करना और बात थी, लेकिन अब तो इसने हद ही पार कर दी। भरी महफिल में तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। कितनी इज्जत है तुम्हारी समाज में। सबके सामने तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती मैं कभी नहीं सहन कर सकती। वो जहाँ पड़ी है वहीं पड़े रहने दीजिए उसे। हमें अपनी दुनिया में उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुन संजय चेहरे पर नकली अफसोस दिखाते हुए अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। हमें क्या जरूरत है कोयले की खान में हाथ मारने की। कोयले की खान में हाथ डालने से हाथ तो अपने ही काले होते हैं ना। तुम उसे अच्छी जिंदगी देना चाहते हो और वो तुम्हें ही बदनाम करके चली गई। मैं जानती हूँ संजय, ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कहकर प्रज्ञा संजय के सीने से लग गई। प्रज्ञा के ऐसा करते ही संजय के दिल की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो खुश था कि उसकी चाल कामयाब हो गई थी। आज प्रज्ञा के दिल में संस्कृति के लिए नफरत और बढ़ गई थी। उसने प्यार का ढोंग करते हुए कहा, प्रज्ञा तुम मुझे कितने अच्छे से समझती हो। तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं तो धन्य हो गया। मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। लोग बाहरी सुंदरता पर मरते हैं, लेकिन मेरी प्रज्ञा तो दिल से खूबसूरत है। संजय ने उसे बाहों में भरते हुए अपना अगला पासा फेंका। वो जानता था कि प्रज्ञा उसके जाल में अच्छे से फंस चुकी थी। उसके चेहरे पर अपनी जीत की खुशी थी।